नमस्कार, आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा। रविवार यानी छुट्टी का दिन, देर तक सोना और आज तो कुछ नहीं करने वाला मूड। लेकिन मुंबई में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए रविवार मतलब काम, वो भी शहर के लिए। कहीं बीच पर कचरा उठाया जा रहा है तो कहीं घर घर जाकर टपकते नल ठीक किए जा रहे हैं। ये लोग सिर्फ सफाई नहीं कर रहे, एक सोच बदल रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे कुछ आम लोग अपने वीकेंड को शहर के नाम कर रहे हैं। मुंबई के वर्सोवा में वीकेंड आराम से नहीं जिम्मेदारी से शुरू होता है। सुबह सुबह हाथों में ग्लव्स और बड़े बैग लिए लोग तट और मैनग्रोव में पहुंचते हैं। इस पूरी मुहिम के केंद्र में है अफरोज शाह, जो सबसे आगे रहकर इस सफाई अभियान को नेतृत्व देते हैं। बीच पर फैला प्लास्टिक, मैनग्रोव की जड़ों में फंसा कचरा, सब कुछ हाथों से उठाया जाता है। ये सिर्फ सफाई नहीं, ये एक संदेश है। हर वीकेंड सैकड़ों वॉलंटियर, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, लोकल रेजिडेंट्स मिलकर दिखाते हैं कि बदलाव समाज से शुरू होता है। देखिए, जब आप देश के लिए निकल पड़ते हैं, जैसे हमारे सोल्जर हैं, बॉर्डर पे रहते हैं, हम भी एक सोल्जर जैसे हैं। हमने ठान ली है कि देश में कुछ ना कुछ करते रहेंगे। या तो आप कहीं नदी के पास देखोगे हमको साफ करते हुए, समुंदर के पास, या तो बच्चों के साथ बच्चों को सिखाना कि अपनी लाइफ है, या तो फिर आप हमको झुग्गी झोपड़ियों में देखोगे, फ्लैट्सों में जाके देखोगे कि लोगों को ट्रेन करना कि प्लास्टिक कम कैसे किया जाए, कम करना, फिर उसके बाद अगर आ जाए तो उसको बराबर हैंडल करना, वेस्ट मैनेजमेंट बिल्ड करना। ये हमारी जर्नी है। अफरोज शाह की टीम इस ड्राइव का संचालन करती है और नए आने वाले वॉलंटियर सामूहिक प्रयास के महत्व को समझते हैं। यहाँ ऊर्जा दिखती है, यहाँ प्रतिबद्धता दिखती है। चाहे मैनग्रोव को संवारना हो या बीच को साफ करना, संदेश साफ है। जब नागरिक आगे आते हैं, शहर खुद ठीक होने लगता है। वाइट का मतलब ये है कि हमें कोई एक स्पॉट आए तो फौरन पता चल जाएगा कि गंदगी आ गई। तो हमारे बदन पर जैसे एक स्पॉट आए, गंदगी आए, तो हमारी अर्थ पे भी अगर इस तरीके से प्लास्टिक का कचरा हो तो ये गंदगी है जो अनबियरेबल है, तो उसको हमें रिमूव करना है। जहां एक ओर मुंबई का तट सुरक्षित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर घरों के भीतर पानी बचाया जा रहा है। मीरा रोड की सुबह की शुरुआत होती है आबिद सुरती के घर से। जागरूकता पोस्टर हाथ में और एक प्लम्बर साथ। उनका मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। वो हाउसिंग सोसाइटी में जाकर हर दरवाजे पर दस्तक देते हैं और पूछते हैं, क्या आपके नल में टपकाव है? समस्या मिलते ही वो घर के अंदर जाकर नल ठीक करते हैं, पूरी तरह मुफ्त। न कोई फीस, न कोई अपेक्षा, सिर्फ पानी बचाने का संकल्प। एक एक फ्लैट में जाकर नल कस दिए जाते हैं, वॉशर बदल दिए जाते हैं और लोगों को पानी बचाने के तरीके समझाए जाते हैं। हर एक ठीक किया गया नल हजारों लीटर पानी बचाने के बराबर है। काम कुछ ऐसा हो कि जो हर कोई कर सके और हर कोई बूंदे बचाने का काम आसानी से कर सकता है। बूंदे कैसे बचाई जाए कि जैसे घर में नल टपक रहा है, उसको ठीक करवा लो। और सबसे पहले शाहरुख खान मेरे साथ जुड़ा, आखिर में आए अमिताभ बच्चन आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए, सब मेरे साथ जुड़ने लगे। तो ये, और प्लस बड़े लोगों को छोड़िए, छोटे लोग भी उतने ही आए। स्थानीय लोगों के लिए ये सिर्फ नल ठीक करना नहीं, ये सोच बदलने की शुरुआत है। एक छोटी लापरवाही बड़ा नुकसान बन सकती है, लेकिन छोटी जागरूकता बड़ा समाधान भी बन सकती है। अगर हम पानी बचाएंगे तो ही हम बूंद बूंद बचा सकते, पानी पी सकते। तो पीने लायक पानी जो है वो बचाना ही चाहिए। मुंबई के लोगों की ये पहल हमें एक बड़ा सबक देती है। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ किताबों का शब्द नहीं, ये रोज का एक्शन है। एक तरफ समुद्र तट साफ हो रहे हैं, दूसरी तरफ घरों के अंदर पानी बचाया जा रहा है। समुदाय की पुरानी एकजुटता और आज की जागरूक सोच, यही मॉडल कल की स्मार्ट सिटीज की नींव बनेगा। और इससे युवाओं के लिए संदेश साफ है, अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं तो खुद बदलाव बनिए। गाय, जिसे हमारे देश में माता का दर्जा दिया जाता है और भारतीय संस्कृति में जिसका विशेष स्थान रहा है, आज देश के कई हिस्सों में गौशालाएं इस परंपरा को नई सोच के साथ आगे बढ़ा रही हैं। यहाँ गायों की देखभाल के साथ
आधुनिक पशु चिकित्सा, बेहतर पोषण और स्वच्छ ऊर्जा जैसी पहल भी जुड़ रही हैं। गोवा की शिकेरी गौशाला इसी बदलाव की एक खास मिसाल बनकर सामने आई है। राजस्थान के रेगिस्तानों से लेकर कर्नाटक के तटों तक और हरियाणा के खेतों से गोवा की पहाड़ियों तक देश भर की गौशालाएं आधुनिक पशु चिकित्सा, बेहतर पोषण और स्वच्छ ऊर्जा को अपना रही हैं। 2015 में बचाव और संरक्षण के उद्देश्य के साथ स्थापित शिकेरी गौशाला गोवा में संकटग्रस्त मवेशियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय के रूप में शुरू हुई। गोमंतक गौसेवक महासंघ और कई एनजीओ के सहयोग से ये उन गायों के लिए जीवन रेखा बनी जिन्हें वध से बचाया गया या जो घायल अवस्था में सड़कों पर भटकती मिली। एक दशक से भी कम समय में शिकेरी गौशाला क्षेत्र की सबसे बड़ी गौशाला में बदल गई, जहां आज 6000 से अधिक गायें रहती हैं और हर एक के पास जीवित रहने, देखभाल और नए सिरे से जीवन की अपनी कहानी है। 2 गैया से हमने शुरू किया था। जो दोनों गैया जो है ना वो एक्सीडेंट वाला था, किसी का पाँव खराब हुआ था, किसी को कीड़ा पड़ा था, उनको लेके हमने गौशाला शुरू किया और वो 2 गैया का जो संख्या था अभी 6000 तक हम पहुंच गए हैं। समस्या पहले अपने को लगती थी, बहुत समस्या है ये खड़ी करने में, और समस्या आती भी थी क्योंकि तभी हम ये मान के चल रहे थे कि ये सब हम लोग कर रहे हैं करके, तो समस्या थी। 2022-23 में जो कोरोना काल था, वो कोरोना काल में अपने को सब मालूम पड़ा हम क्या कर रहे हैं, तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं हमको ये गौशाला चलाने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सब समस्या का हल जो है ना वो गौ माता ही किया है। ये गौशाला देश की स्वदेशी गाय नस्लों का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ श्वेत कपिला, गिर सहित कई नस्लों की गायें हैं जो अपनी मजबूती के साथ साथ भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी अहम हिस्सा मानी जाती हैं। गौशाला की दिनचर्या शांत और व्यवस्थित है। दिन में 2 से 3 बार आरती होती है जो गोमाता के प्रति सम्मान और आस्था को दर्शाती है। यहाँ भक्ति के साथ अनुशासन पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। हर गाय को समय पर चारा दिया जाता है, नियमित देखभाल की जाती है और स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण में उन्हें शांति और सम्मान के साथ रखा जाता है। ये गौशाला वैसी नहीं है। इस गौशाला में मैक्सिमम जो आप नंबर देखोगे तो वो सारे नंबर्स की जो रोड पे इंजर्ड रहती है, एक्सीडेंटल्स रहती है, या फिर लोगों ने छोड़ दिए रहते हैं। जब गाय दूध देना बंद करती है तो लोगों को उनके लिए उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई है, तो लोग वो छोड़ देते हैं गाय को रोड पे। तो वैसी गायों को हम लोग संभालते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ दूध के लिए नहीं संभालते, हम लोग गाय को संभालते हैं, उनकी पूरी देखभाल करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स की एक टीम है जो एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके यहाँ पे फुल टाइम दिया है। गौशाला परिसर में एक समर्पित चिकित्सा क्षेत्र संचालित होता है जहां पशु चिकित्सक नियमित रूप से टीकाकरण करते हैं, घावों का उपचार करते हैं और घायल मवेशियों की रिकवरी पर अच्छे से नजर रखते हैं। ये सुव्यवस्थित पशु चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि गंभीर रूप से घायल पशुओं को भी स्वस्थ होने, ताकत वापस पाने और सम्मानजनक जीवन जीने का वास्तविक अवसर मिले। इधर आने के बाद जैसा चाहिए ट्रीटमेंट वैसा हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। बहुत सी केसेस आते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर आता है, कभी कभी व्हीकल एक्सीडेंट होने के बाद स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है, कभी कभी उसका जॉ भी डैमेज होता है, हॉर्न भी फ्रैक्चर होता है, तरह तरह का उसको इंजरी होता है, उनके मुताबिक हम ट्रीटमेंट देते हैं। परिसर में स्थापित बायोगैस प्लांट गोबर को स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा में बदलता है, जो दैनिक संचालन में मदद करता है। गौमूत्र का भी उपयोग किया जाता है। इसे साबुन, फिनाइल और प्राकृतिक कीटाणुनाशकों को बनाने में प्रयोग किया जाता है, जिससे पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तरीकों का सुंदर मेल होता दिखाई देता है। इन सभी पहलों के साथ गौशाला सिर्फ एक आश्रय नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर और पर्यावरण संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र में बदल जाती है। Over here what we are having is a mixing technology plant which we have feeding behind us. As we can see, we have a chamber which is equipped with an agitator. So before feeding the cow dung, we try to segregate the cow dung over there, and then we feed the cow dung to the digester. Now this digester will be digesting the cow dung for a period of 30 days, wherein there will be gas produced. So this gas we are storing in our plant,
where we are having a balloon storage, and that gas is being utilized for cooking in the Gaushala. बचाव कार्यों से लेकर स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग तक और पशु चिकित्सा सेवाओं से लेकर धार्मिक परंपराओं तक शिकेरी गौशाला देश में गौ संरक्षण के बदलते और व्यापक प्रयासों को दिखाती है। परंपरा और करुणा के इस संतुलन के साथ देश अपने मूल्यों को सहेजते हुए एक अधिक संवेदनशील और टिकाऊ भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, हर एक गाय के संरक्षण के साथ। अगर आप तमिलनाडु ऊटी घूमने जाएं, तो क्या सिर्फ वादियां और ठंडी हवा ही आपकी यादों में रहेंगी? शायद नहीं, क्योंकि इस हिल स्टेशन की एक और खास पहचान है यहाँ की मशहूर हैंडमेड चॉकलेट्स। ऊटी की गलियों में घूमते हुए आपको हर तरफ चॉकलेट्स की खुशबू महसूस होगी। यही वजह है कि यहाँ आने वाला लगभग हर टूरिस्ट इनका स्वाद जरूर चखता है। आइए जानते हैं क्या है ऊटी की इन खास चॉकलेट्स की कहानी। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में बसा ऊटी अपनी हरियाली, धुंध भरी वादियों और ठंडी हवा के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं है, हैंडमेड चॉकलेट्स भी हैं, जो हर टूरिस्ट की इस जर्नी को और ज्यादा खास बना देती है। ब्रिटिश शासन के समय शुरू हुआ चॉकलेट उद्योग आज ऊटी की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुका है। ऊटी की ठंडी जलवायु और साफ सुथरा माहौल जो यहाँ पर हैंडमेड चॉकलेट बनाने के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। यही वजह है कि आपको ऊटी की दुकानों में हैंडमेड चॉकलेट्स की खुशबू हर जगह महसूस होती है। ज्यादातर चॉकलेट यहाँ पर पारंपरिक तरीकों के साथ हाथ से बनाई जाती है। गुड पैकेजिंग के साथ साथ साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जाता है और बड़े ऑर्डर के लिए मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे चॉकलेट की गुणवत्ता और रिचनेस बरकरार रहती है। Range it starts from 300 to 8,000 rupees per kilo, and mainly we focus sugar-free chocolates also for the elder peoples who are most conscious about sugar. We have zero sugar chocolates which has 100% cocoa, and we use alternative sugars like stevia, avarampu and other things to give a flavorful varieties of chocolates. ऊटी की चॉकलेट्स का स्वाद यहाँ की पारंपरिक तकनीक और स्थानीय लोगों की मेहनत से बनता है। इस काम में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम है। वो बड़े पैमाने पर इस उद्योग को आगे बढ़ा रही हैं। ऊटी के बाजारों में डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, मिंट चॉकलेट जैसे कई फ्लेवर आपको आसानी से मिल जाती है, जिनका स्वाद बाजार में मिलने वाली दूसरी चॉकलेट से बेहतर होता है और इसलिए ऊटी की हैंडमेड चॉकलेट्स को हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं, चाहे बच्चे हो या फिर युवा। सभी यहाँ की मशहूर हैंडमेड चॉकलेट्स का स्वाद चखने दूर दूर से आते हैं। I saw quite amazing like variety of chocolates, and the premium ones were actually very tasty. I have tried like the other commercial chocolates. What we have is like more of sugar and less of chocolate, but here you can feel that authentic taste, and it was really a good experience. ऊटी की हैंडमेड चॉकलेट्स अब शहर की खास पहचान बनती जा रही है। देश विदेश से आने वाले सैलानी इन्हें खरीदने के लिए दूसरे राज्यों से भी आते हैं। यहाँ के चोको स्टोरी में एक छोटा चॉकलेट म्यूजियम भी है, जहाँ कोको बीज से लेकर आपको तैयार चॉकलेट तक का पूरा प्रोसेस आसानी से समझाया गया है। साथ ही इस सुंदर म्यूजियम में एक छोटी गुड़िया की तरह दिखाई देने वाली चॉकलेट्स बनाई गई है, जो अपनी खासियत की वजह से हर विजिटर का ध्यान खींच लेती है। They have museum here where they will show the chocolate making history and the homemade chocolate culture that Ooty possesses. So that is something that is new for us, and and I have very good childhood memories coming to chocolate museums and factories in Ooty. But yeah, it's a time to cherish all those old memories. हालांकि एक समय था जब ऊटी की पहचान सिर्फ उसकी वादियों, चाय के बागानों से थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की हैंडमेड चॉकलेट्स मशहूर हो गई और आज जो भी टूरिस्ट ऊटी आता है वो इन मीठी चॉकलेट्स का स्वाद जरूर चखता है, क्योंकि ऊटी की हवा और इन चॉकलेट्स का स्वाद दोनों यहाँ आने वाले पर्यटकों की जर्नी खास बना देते हैं। अगर आपको लगता है कि बदलाव सिर्फ बड़े शहरों में होता है, तो जरा रुख कीजिए बिहार के नवादा जिले के रजौली गांव की ओर।
यहाँ कई महिलाएं चुपचाप एक नई कहानी लिख रही हैं। न बड़ी फैक्ट्री, न बड़ा निवेश, बस मेहनत, हौसला और आगे बढ़ने की चाह। रसोई से शुरू हुआ उनका काम आज बाजार तक पहुंच चुका है। आइए देखते हैं कैसे ये महिलाएं अपने दम पर बदलाव की नई मिसाल बन रही हैं। बिहार के नवादा जिले में स्थित ये है रजौली गांव और यहीं रहती हैं संगीता देवी। कुछ साल पहले तक घर चलाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती था। आमदनी कम, जिम्मेदारियां ज्यादा। लेकिन संगीता ने सोचा अगर मौके नहीं मिल रहे तो खुद मौका बनाया जाए। सिर्फ 3000 रुपए से उन्होंने नमकीन बनाना शुरू किया। शुरुआत छोटी थी लेकिन इरादा बड़ा। धीरे धीरे स्वाद लोगों तक पहुंचा, ऑर्डर बढ़ने लगे और साथ ही नमकीन के नाम से उनका काम इलाके में पहचान बनाने लगा। आज उनके साथ कई महिलाएं भी जुड़ गई हैं। एक छोटा सा घरेलू काम अब मिनी एंटरप्राइज बन चुका है। संगीता अब सिर्फ अपने परिवार की मदद नहीं कर रही, वो दूसरों के लिए भी रोजगार का रास्ता बना रही हैं। लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हाथ से बनाते हैं ना, मशीन का तो बना हुआ माल है नहीं। मशीन को बनाने, मशीन से जो बनता है वो बहुत कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। हम लोग अपने हाथ से बनाते हैं और इसमें सब परिवार मिलकर काम करते हैं। बगल वाली जीविका दीदी को भी हम इसमें रोजगार दिए हैं, क्योंकि काम मेरा ज़्यादा बढ़ गया है और हम आओ सोचते हैं कि ज़्यादा बढ़े कि हम आओ दीदी को रोजगार इसमें दे सकें। संगीता देवी की तरह ही बदलाव की कहानी लिख रही हैं पूजा सिंह। एक समय था जब बैंक जाना उनके लिए असहज अनुभव था, लेकिन आज वही पूजा बैंक सखी हैं। वो महिलाओं को डिजिटल बैंकिंग सिखाती हैं, बताती हैं कि बचत क्यों जरूरी है, खाता कैसे खोलते हैं और सरकारी योजनाओं का फायदा कैसे लिया जाता है। अब गांव की महिलाएं किसी और पर निर्भर नहीं हैं। वो खुद पैसा जमा कराती हैं, निकालती हैं और खर्च की प्लानिंग करती हैं। आर्थिक आजादी का ये छोटा कदम आत्मविश्वास का बड़ा बदलाव बन चुका है। सरकार जो है काफ़ी महिलाओं को आगे भी बढ़ाई हैं और महिलाओं को सशक्त भी कर रही हैं, और उसमें से एक हम भी हैं कि जो आगे निकल के आए हैं। और अभी हम कंप्यूटर भी चलाना जान रहे हैं और हम खुद से पैसा निकालते हैं और जमा भी करते हैं, खाता भी खोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा लगता है कि हमें इतना चीज़ आगे आया है। हम बैंक में आज बैठ रहे हैं घर से निकल के, और लोगों से बातचीत करने में जो झिझक होती थी वो झिझक खत्म हो गई है। तो ये बहुत बड़ा महत्व है। रजौली का सिलाई केंद्र भी एक नई शुरुआत की मिसाल है। यहाँ सिलाई मशीनों की आवाज में सिर्फ धागे नहीं चलते, सपने भी चलते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म तैयार करती ये महिलाएं कभी घर से बाहर काम करने में झिझकती थीं। आज वही महिलाएं अपने हुनर से पहचान बना रही हैं। सुबह घर, दिन में काम और शाम को परिवार। संतुलन आसान नहीं है, लेकिन इरादा मजबूत है। हर महीने की कमाई अब उनके आत्मसम्मान से जुड़ चुकी है। पहले बहुत खराब स्थिति थी। पहले हम लोग घर से नहीं निकलते थे। जब से जीविका खुला है तब से हम लोग बहुत लाभ मिला है। इससे परेशानी हम लोग का दूर हुआ है। आओ मेहनत करेंगे तो आओ आगे बढ़ेंगे। एक साधारण से गांव की ये असाधारण कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि बदलाव किसी योजना का इंतजार नहीं करता। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरा परिवार आगे बढ़ता है, और जब कई महिलाएं साथ आती हैं तो पूरा गांव बदलने लगता है। नमकीन की खुशबू से लेकर डिजिटल लेन देन तक, सिलाई मशीन से लेकर छोटे व्यापार तक, ये महिलाएं आज एक नए भारत की झलक दिखा रही हैं, जहां महिलाएं सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि लीडर हैं। जब भी भारत के बॉक्सिंग चैंपियंस की बात होती है तो एक शहर का नाम जरूर लिया जाता है, भिवानी। हरियाणा का ये छोटा सा शहर आज बॉक्सिंग की दुनिया में बड़ी पहचान बना चुका है। विजेंद्र सिंह और जितेंद्र कुमार जैसे कई मुक्केबाज यहीं से निकले हैं। यही वजह है कि भिवानी को मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। यहाँ बॉक्सिंग सिर्फ खेल नहीं, एक जुनून है। आइए देखते हैं कैसे ये शहर लगातार नए चैंपियंस तैयार कर रहा है। नुपुर शोरान एक खिलाड़ी परिवार से आती हैं और उनके आदर्श उनके दादा महान भारतीय बॉक्सर कैप्टन हवा सिंह हैं। उनके पिता संजय सिंह, जो खुद एक अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर रह चुके हैं, भिवानी में हवा सिंह बॉक्सिंग सेंटर का संचालन करते हैं।
एशियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी नुपुर का सपना भविष्य में ओलंपिक में देश के लिए खेलना है। फर्स्ट रोल मॉडल तो मेरे ग्रैंडफादर ही हैं, कैप्टन हमा सिंह। उन्हीं के बारे में सुनती थी कि वो जैसे उनके जो फ्रेंड्स थे उस टाइम पे और जो उनके साथ थे, जो उनको जानते थे, वो आके बोलते थे कि वो सुपर हैवी में खेलते थे। तो बोलते थे कि उनका फुटवर्क कितना फास्ट था जैसे लाइट हैवी वेट के बॉक्सर का होता है। तो ये सब सुनती थी मैं। तो फर्स्ट रोल मॉडल तो मेरे ग्रैंडफादर ही हैं। भिवानी में 1 दर्जन से अधिक बॉक्सिंग अकादमियां हैं, जहां ग्रामीण और शहरी इलाकों से आए उभरते बॉक्सर्स को प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें निजी अकादमियों के साथ साथ खेल प्राधिकरण भारत SAI द्वारा संचालित संस्थान भी शामिल हैं। अब तक भिवानी से विभिन्न खेलों में करीब 3000 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल चुके हैं, जिसके चलते इसे स्पोर्ट्स सिटी का दर्जा मिला है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है बहुत ही ज़्यादा योगदान है। यहाँ पे उन्होंने अपनी स्कीम खोली हुई है और बच्चे यहाँ रेजिडेंशियल विंग में रहते हैं। उनको उनकी जो डाइट है, खाने का, रहने का और जो उसकी एजुकेशन का, मेडिकल जो फैसिलिटी है और स्पोर्ट्स किट की फैसिलिटी, वो सारा गवर्नमेंट पे करती है। भिवानी ने विजेंद्र सिंह जैसे महान खिलाड़ी को जन्म दिया, जिन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत को बॉक्सिंग का पहला ओलंपिक पदक दिलाया। विजेंद्र सिंह को राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री जैसे देश के प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है। विजेंद्र जैसे खिलाड़ियों से प्रेरणा लेकर युवा बॉक्सर्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने का सपना देखते हैं। अभी तक की मेरी जो अचीवमेंट रही है, परफॉर्मेंस रही है, काफ़ी अच्छी रही है और मैंने अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड चैंपियन बनी हूँ मैं 2023 में। तो जब भी कोई टूर्नामेंट खेलती हूँ इस लेवल पे, मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स फर्स्ट टाइम खेला मैंने और उसमें गोल्ड मेडल जीता। तो काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है मुझे अच्छे प्लेयर्स के साथ खेल के, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी हमें काफ़ी सपोर्ट करती है। भिवानी की यही मिट्टी आज भी नए चैंपियनों को गढ़ रही है। यहाँ की अकादमियों में हर दिन पसीना बहाते ये युवा खिलाड़ी बड़े सपने लेकर रिंग में उतरते हैं। कड़ी मेहनत, मजबूत ट्रेनिंग सिस्टम और दिग्गज खिलाड़ियों की विरासत के सहारे भिवानी लगातार भारत को नए बॉक्सिंग सितारे दे रहा है, जो आने वाले समय में ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार हैं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।